वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में आर्किमिडीज प्रिंसिपल और लॉ ऑफ फ्लोटेशन पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बुएंसी को एक बार समझ लेते हैं, जिसको अपथ्रस्ट भी कहा जाता है। अगर कोई कंटेनर दिया हुआ है ऐसा, ठीक है, जिसमें एक सिलेंड्रिकल सी बॉडी है और उसकी हाइट h है, अगर तो अगर इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है अप टू सर्टेन हाइट, और फिर हमने क्या किया, इस सिलिंड्रिकल बॉडी को इसमें इमर्स किया, ठीक। और h हाइट की इसकी खुद की लेंथ है बॉडी की। तो अब क्या होगा, इसके जो अपर सरफेस है उस पर एक फोर्स लगेगा F1, और जो बॉटम वाला सरफेस है उस पर भी फोर्स लगेगा ऊपर की ओर F2। ठीक है, अभी फोर्स किसके बराबर होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, तो प्रेशर अगर परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया होता है तो फोर्स क्या लिख सकते हैं हम लोग? प्रेशर इंटू एरिया, राइट। तो जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, इसको F1 नाम दिया हमने, वो यहाँ के प्रेशर, मान लो इस पॉइंट पे प्रेशर P1 है, ठीक है, इनटू इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तो यहाँ पर F2 फोर्स लगेगा और वो यहाँ के प्रेशर इनटू एरिया के बराबर होगा। यहाँ पर प्रेशर P2 है। अब दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर अलग अलग क्यों है? ये चर्चा हो चुकी है कि प्रेशर हाइट पे डिपेंड करता है। इस हाइट पे जो प्रेशर है और इस हाइट पे जो प्रेशर है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो रो GH के बराबर आएगा। ज्यादा कहाँ का होगा प्रेशर? ऑफकोर्स नीचे वाले का। तो P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो GH आता है। ठीक है, ये डिराइव कराया जा चुका है। ठीक, अब हम लोग ये डिराइव करेंगे कि जो बुएंसी होता है या अपथ्रस्ट होता है, ये फोर्स का फॉर्मूला जो यहाँ पर V रो जी लिखा हुआ है, ये कैसे आता है। बाय द वे फिर से बता दे रहा हूँ, बुएंसी तुम पढ़ चुके हो एक बार 9-10 में ऑलरेडी, कि जो बुएंसी होता है, अपथ्रस्ट जो होता है, उसका फॉर्मूला होता है V, वॉल्यूम लेते हैं हम लोग सॉलिड इमर्स्ड का। जो सॉलिड इमर्स किया गया है उसका कितना वॉल्यूम इमर्स्ड है, ठीक है, उस सॉलिड का उतना वॉल्यूम हमें लेना होता है। डेंसिटी लेनी होती है फ्लूइड की, ठीक है, और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ये फॉर्मूला होता है अपथ्रस्ट का। अब इसको हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। देखो, इस बॉडी पे F नेट जो होगा वो कितना लग रहा होगा? अब जाहिर सी बात है भाई, ये फोर्स हमने नीचे की ओर क्यों दिखाया हुआ है? बिकॉज प्रेशर नीचे की ओर ही होगा और यहाँ पर प्रेशर ऊपर की ओर ही होगा, ठीक, और इसीलिए फोर्स नीचे की ओर होगा और यहाँ पर F2 ऊपर की ओर होगा। तो नेट फोर्स जो लग रहा है यहाँ पर F1 माइनस F2 लग रहा है। हाँ, कौन ज्यादा होगा? ऑफकोर्स P2 ज्यादा है, यहाँ P1 कम है, एरिया दोनों में सेम है, तो F2 ज्यादा होगा ना। आई शुड राइट F2 माइनस F1, बिकॉज फिर क्या होगा, नेगेटिव आ जाता। अच्छा, अब F2 की वैल्यू क्या होगी? F2 की वैल्यू होगी P2A, F1 की वैल्यू क्या होगी? P1A। ठीक है, ऑल राइट। अब देखो, एरिया तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, H इसका हाइट है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर बाय द वे यहां पर एक काम करो, P2 माइनस P1 को ऐसे लिख दो, एरिया कॉमन लेके, ठीक है, और P2 माइनस P1 अभी हमने निकाला रो जी एच के बराबर है, तो A इंटू रो जी एच लिख सकते हैं, राइट। और H को साथ में ले लो A के, ए एच इंटू रो जी। तो ए एच अगर जो है साथ में आ गया, तो देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और H, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है? इस सॉलिड का वॉल्यूम मिल जा रहा है ना। तो H क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ गया, इंटू रो इंटू जी। रो किसका है बाय द वे? हम लोग ये हाइट जो है, जो प्रेशर यहाँ पर ज्यादा है P2 P1 से, वो किस वजह से है? लिक्विड कॉलम जो इतनी हाइट में भरा हुआ है उसी की वजह से ना, यानी जो रो आया लिक्विड का आया ये। ठीक है, तो यही जो होता है F नेट होता है, ठीक है। और F नेट लग रहा है, जाहिर सी बात है F2 ज्यादा F1 से, तो कौन, ये जो F नेट लग रहा है किस तरफ है? ऊपर की ओर है, अपवर्ड डायरेक्शन में। और यही F नेट जो होता है अपथ्रस्ट कहलाता है या फिर बुएंसी कहलाता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला इसीलिए आता है P ऑफ सॉलिड, सॉलिड इमर्स्ड, रो ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो यहां से ये फॉर्मूला डिराइव होता है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन हमेशा अप, इसलिए नाम पड़ा अपथ्रस्ट, अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगी, ठीक है। तो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो, एक सॉलिड इमर्स किया गया है इस कंटेनर में, जिसमें इसके टॉप लेवल तक एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, इसके टॉप लेवल तक लिक्विड भरा हुआ है, वाटर है। और जो सॉलिड इमर्स किया गया है वो 4 सेंटीमीटर तक डूबा हुआ है। टोटल लेंथ जो है सिलेंडर की वो 6 सेंटीमीटर है, और वाटर का जो डेंसिटी है वो 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब है। हमें निकालना है अपथ्रस्ट कितना लग रहा होगा इस पे, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है।
तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला या बुएंसी का फॉर्मूला अभी निकाला हमने, वो होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड इनटू रो ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, यही होता है ना। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो इमर्स है वो तो इतना ही है सिर्फ, जो इमर्स किया हुआ है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, देखो एरिया इनटू ये हाइट, यही तो वॉल्यूम होगा इमर्स का। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू जो हाइट इमर्स है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं वी सॉलिड को जो इमर्स है, और रो ऑफ लिक्विड तो वाटर का ही होगा 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब SI में ही है, और जी की जगह 10 लिख दिया हमने। अब एक चीज़ नोटिस करो कि 4 सेंटीमीटर है और एरिया भी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 2 इंटू 4 सेंटीमीटर क्यूब हो गया ना, इंटू 10⁻⁴ हो गया यहाँ पे। ये 8 इंटू सेंटीमीटर क्यूब को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर क्यूब में। तो 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10⁻⁻² मीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब लिख दिया इंटू 10⁻⁴। तो अब ये चीज़ क्या हो जाएगी, 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर क्यूब, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर 10⁻⁴ ऑफकोर्स हमने रो एल लिया था, जी लिया था, तो डेंसिटी अपने आप में क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है ना, इनटू में जी। तो यहाँ भी जो वॉल्यूम आएगा मीटर क्यूब से कैंसिल ही होगा, ठीक है, और जी को हम कंसिडर कर ही चुके हैं। तो एक्चुअली में जो आंसर आएगा हमारा अपथ्रस्ट का, वो फोर्स होता है ना, एक तो न्यूटन में आएगा, इसको लिख सकते हैं 0.08 न्यूटन, ठीक है। तो इतना आंसर आ रहा है, इतना अपथ्रस्ट लग रहा होगा इस बॉडी पे। आगे बढ़ते हैं, अब एपरेंट वेट की चर्चा कर लेते हैं। देखो एपरेंट वेट वो होता है जब जब तुम स्विमिंग करने जाते हो पानी में या स्विमिंग पूल में, तो ऑफकोर्स तुमने नोटिस किया होगा कि तुमने अपनी बॉडी को लाइटर पाया होगा, वेट कम सा महसूस होता है अपना। क्यों? क्योंकि एक तो mg फोर्स लग ही रहा होता है पानी में, जैसे ही इमर्स करता है कोई बॉडी, उसके अलावा अपथ्रस्ट भी लगने लग जाता है ऊपर की ओर, ठीक है। एक mg तो लगेगा ही नीचे की ओर, साथ में अपथ्रस्ट भी लगने लग गया या बुएंसी भी लगने लग गई ऊपर की ओर, जिसकी वजह से जो एपरेंट वेट है वो क्या हो जाएगा, वेट इन एयर जो कि mg ही था माइनस में अपथ्रस्ट, दोनों का डिफरेंस हो जाता है, जिसकी वजह से वो कम हो जाता है और हमें लाइटर वेट महसूस होता है, एपरेंट वेट कम हो जाता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या पूछा है वो देखते हैं कि 1/5 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इमर्स इन लिक्विड, 1/5 हिस्सा जो है वॉल्यूम का सॉलिड का वो इमर्स किया गया है इस लिक्विड में, और लिक्विड कौन सा है, एल्कोहल भरा हुआ है इस पूरे कंटेनर में, जिसका रो जो है लिक्विड का वो 800 kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। कैलकुलेट एपरेंट वेट निकालना है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये एपरेंट वेट के लिए हमें वेट इन एयर चाहिए, जो कि क्या होता है, mg ही होता है ना, m दिया हुआ है सॉलिड का 0.4 इंटू 10 क्या हो गया 4 न्यूटन, ये आ गया हमारा 4 न्यूटन वेट इन एयर। अब अपथ्रस्ट क्या होगा, अपथ्रस्ट ऊपर की ओर लगेगा, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, वी ऑफ सॉलिड इमर्स्ड इंटू रो ऑफ लिक्विड इंटू जी होती है, ओके। अब वी ऑफ सॉलिड इमर्स कितना है, ये वाला हिस्सा है सिर्फ, और वो दिया हुआ है ऑलरेडी कि 1/5 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/5 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इंटायर वॉल्यूम निकालेंगे, लेकिन ये चीज़ तो आ गई। अब रो ऑफ लिक्विड 800 दिया ही हुआ है, इंटू में 10 जी की वैल्यू। अब वॉल्यूम ऑफ इंटायर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा, रो ऑफ सॉलिड दिया हुआ है, तो देखो एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ मास सॉलिड दिया है, रो ऑफ सॉलिड दिया हुआ है, तो डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम होती है ना, तो वॉल्यूम ऑफ इंटायर सॉलिड क्या होगा, मास अपॉन में रो एस। अब मास ऑफ सॉलिड क्या है, 0.4 है, और रो ऑफ सॉलिड 1600 है, SI में ही है दोनों, तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ गया। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टोटल आया हुआ है हमारा, तो 1/5 टाइम्स ऑफ 0.4 अपॉन में 1600 इंटू 8000, ठीक है, इंटू 8000। तो ये हमारा अपथ्रस्ट आ जाएगा न्यूटन में। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो 2 0 कैंसिल हो गए, और 16 420 था 80 हो गया, 4 4 16 4 5 20, और ये 5 से ये 5 कटा, 0.4 न्यूटन, ये हमारा क्या आ रहा है, अपथ्रस्ट आ रहा है। और mg की वैल्यू जो है 4 न्यूटन है, mg लग रहा है नीचे की ओर, है ना, और अपथ्रस्ट लग रहा है 0.4 न्यूटन ऊपर की ओर, तो जो नेट या एपरेंट वेट आ रहा है वो कितना आएगा, वो 4 न्यूटन जो mg है माइनस में अपथ्रस्ट 0.4 न्यूटन, यानी कितना 3.6 न्यूटन, ठीक है, ये एपरेंट वेट होगा। आगे बढ़ते हैं,
अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे आते हैं। देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसी पे डिपेंड करता है, इसी बुओयेंसी के कॉन्सेप्ट पे ही आर्किमिडीज ने खोजा था इस चीज़ को, कि कोई भी बॉडी अगर वो पानी के अंदर गई तो वो उस वेट में नहीं रह जाती जो उसके एयर में वेट रहती है, वेट कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। एपरेंट वेट आती है बुओयेंसी या अपथ्रस्ट को माइनस करने से, वेट ऑफ एयर को, वेट इन एयर से, ठीक है। तो यही जो खोज की थी आर्किमिडीज ने, उसी का नाम पड़ गया इसी प्रिंसिपल का, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। और उसने बताया कि जो अपथ्रस्ट होता है, इट इज द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द सबमर्ज्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। जितना पार्ट पानी के अंदर या किसी भी लिक्विड के अंदर जाता है, उसने जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है उसका खुद उसका वेट, जैसे मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें एक तुमने क्यूब को इंसर्ट किया, ठीक है, तो उसने इतना वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस किया, राइट। और जितना वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस किया उसका खुद का उसका वेट भी होगा कुछ, तो वही वेट जो हो जाता है अपथ्रस्ट बन जाता है या बुओयेंसी बन जाती है, ठीक है। यही लॉ आर्किमिडीज लॉ है, ठीक है। और हम लोग बुओयेंसी या अपथ्रस्ट को ऐसे ही लिखेंगे कि वो क्या होता है, वी ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, या फिर ऐसे कह लो, डायरेक्टली कह लो, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, ना यही कह रहे ना आर्किमिडीज। अब ये उसी फॉर्मूले पे आ जाएगा जो हमने अभी डिराइव किया है, वी एस रो एल जी का। कैसे, देखो ये वाला पार्ट जो है वो वही है वॉल्यूम जो कि लिक्विड का है जो डिस्प्लेस कर रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऐसा लिख सकते हैं इस वॉल्यूम को, जो कि समझड है, या फिर इतना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस हो रहा है, एक ही बात है। और इतने लिक्विड के वॉल्यूम को अगर लिक्विड के ही डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो उतने का मास आ गया उस लिक्विड का जो डिस्प्लेस हो रखा है, और उसको अगर जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस आ जाएगा। और यही बुओयेंसी का फॉर्मूला भी था, और यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी कह रहा है, ठीक है। अब लॉ ऑफ फ्लोटेशन पे आते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे बार बार क्वेश्चन आते हैं कि अगर कोई बॉडी, सिलेंड्रिकल बॉडी ले लो फिलहाल के लिए, वो इमर्स्ड है, वो कहाँ है, इमर्स्ड है ठीक है एक लिक्विड में, तो यहां पर क्या होगा, एक फोर्स तो mg लगेगा नीचे की ओर, साथ साथ एक अपथ्रस्ट भी लगेगा, बिकॉज कुछ लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है तो अपथ्रस्ट डेवलप होगा ही होगा। और अपथ्रस्ट जो होता है वो हम जानते हैं v ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, जो वॉल्यूम है जो डिस्प्लेस हुआ है लिक्विड का, फ्लूइड का, साथ में रो ऑफ फ्लूइड जो डेंसिटी फ्लूइड की है, और उसको g से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही अपथ्रस्ट आता है, राइट। लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन में एफ नेट जीरो होना चाहिए, यानी कि mg शुड इक्वल टू u, अपथ्रस्ट के बराबर होना चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। अदरवाइज या तो नीचे जाएगा सिंक करेगा, या तो ऊपर की ओर सरफेस पे तैरता रहेगा, ठीक है। तो एफ नेट शुड बी इक्वल टू जीरो फॉर फ्लोटेशन टू हैपन, दैट इज व्हाट लॉ ऑफ फ्लोटेशन सेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे तीन कंडीशन डेवलप होती है, या तो ये डूब जाए, सिंक कर जाए, उसके लिए क्या होगा, डूबने के लिए जो या सिंक करने के लिए कंडीशन होती है वो ये होती है कि रो ऑफ सॉलिड शुड बी ग्रेटर देन रो ऑफ फ्लूइड। अगर इस सॉलिड का डेंसिटी रो एस है, ठीक है, इस लिक्विड का रो एफ मान लो, रो फ्लूइड कहते हैं ना, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड हम लोग रो एफ से सिग्निफाई कर रहे हैं, ठीक है, इस लिक्विड का। तो क्या होगा, अपथ्रस्ट की वैल्यू क्या होगी, देखो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू में रो ऑफ फ्लूइड जो डिस्प्लेस किया गया है इनटू में जी, यही होगा ना। और जो वेट लग रहा है नीचे की ओर वो क्या है, mg। अब अगर mg है तो m किसका है, सॉलिड का है, मास, ऐसे भी लिख सकते हैं सॉलिड का मास, और सॉलिड का मास क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू रो ऑफ सॉलिड इनटू जी, राइट। अब अगर दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तब तो तुम समझ सकते हो कि इक्विलिब्रियम में है, और कुछ पार्ट समझ रहेगा तो ठीक है, ये बैलेंस कर लेगा एक दूसरे को और ये फ्लोट करता रहेगा। लेकिन अगर क्या हो, एक चीज को समझो, यहां पर कंपेयर करो पहले वी एफ रो एफ जी और वी एस रो एस जी को, जी जी तो दोनों जगह कॉमन है, तुम इग्नोर भी कर सकते हो उन्हें। लेकिन अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये पूरा वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो डिस्प्लेस है वो सिर्फ इतना है, तो कौन ज्यादा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ज्यादा है वॉल्यूम ऑफ एफ से, ठीक है। और रो ऑफ सॉलिड अगर ज्यादा हो गया रो ऑफ एफ से, है ना, तो ऑफ कोर्स ये वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, तो ये जो वेट लग रहा है ये बहुत ज्यादा होगा अपथ्रस्ट कंपैरिजन में, इसलिए ये बैलेंस नहीं कर पाएगा और ये पूरी तरह सिंक हो जाएगा, नीचे आके एकदम बॉटम पे आके टिक जाएगा ये बॉडी, ठीक है। तो ये कंडीशन सिंक होने की यही जरूरी है कि रो एस मस्ट बी ग्रेटर देन रो एफ, फ्लूइड की डेंसिटी ज्यादा
होनी चाहिए तुम्हारी सॉलिड की डेंसिटी, तभी ये सिंक होके आगे बॉटम पे बैठ जाता है, ठीक है। तो ये तुम यहां समझ पा रहे हो। दूसरा कंडीशन है कि रो एस अगर कम है रो एफ से, सॉलिड की डेंसिटी अगर, देखो इस चीज को समझो यहाँ पे, अब सॉलिड की डेंसिटी हम कह रहे हैं कि कम है फ्लूइड की डेंसिटी से, ठीक है, ऐसा कुछ है, तब क्या होगा, अब यहां पर इक्वल होने की संभावना है। मैं इसको फिर से बना दे रहा हूं, ये जी है और ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, ये जी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जी को इग्नोर ही कर दो, दोनों जगह सेम है, तो ऑब्वियसली इनिशियली तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ज्यादा रहेगा, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो डिस्प्लेस किया है वो कम रहेगा। लेकिन हमने माना हुआ है कि यहाँ पर रो एफ ज्यादा है रो एस से, तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को बराबर होते हुए दिख रहे हैं ना, इक्वल हो सकते हैं किसी पॉइंट पे, ऐसे किसी पॉइंट पे इक्वल हो सकते हैं। तो अगर इक्वल हो सकते हैं तो यही कंडीशन बनाता है फ्लोटेशन की, इस कंडीशन में फ्लोट कर सकता है, कुछ पार्ट सबमर्ज रहेगा, तो ये दोनों इक्वल हो सकते हैं सिर्फ इसी कंडीशन के लिए, ठीक है। लेकिन अगर रो एस रो एफ के बराबर हो जाए तब क्या होगा, अगर रो एस रो एफ के बराबर हो गया, अगेन फिर कंपैरिजन करो, अगर रो एस रो एफ के बराबर है, जी जी तो बराबर है ही, बी एफ और वी एस में क्या होगा, बी एफ जो वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है और वी एस पूरा वॉल्यूम है, ये पूरा पार्ट बराबर है अभी तक, ठीक है। खाली अगर वी एस और वी एफ बराबर रहेंगे तभी तो फ्लोट कर पाएगा, ये दोनों इक्वल होने के लिए फ्लोट करने की कंडीशन क्या है, ये डूबे ना, तैरता रहे, उसके लिए दोनों फोर्सेस बराबर होने चाहिए, उसके लिए वी एफ और वी एस भी बराबर होने चाहिए, यानी कि जितना पार्ट सबमर्ज्ड है वो पूरा का पूरा जो होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर होना चाहिए, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड या लिक्विड डिस्प्लेस शुड बी इक्वल, यानी पूरा का पूरा जो है, जो ये कंटेनर है वो सबमर्ज हो जाना चाहिए, फुल्ली सबमर्ज कंडीशन होती है। रो एस इक्वल टू रो एफ जब भी होगा तो फुल्ली सबमर्ज्ड रहेगा, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक कंटेनर दिया हुआ है, एक सिलिंड्रिकल बॉडी है जिसका 3L/4 हिस्सा बाहर है इस लिक्विड के, और L/4 हिस्सा जो है सबमर्ज्ड है वाटर में, और वाटर की डेंसिटी दी हुई है, रो ऑफ सॉलिड पूछा हुआ है, इस सॉलिड का डेंसिटी कितना होगा, ठीक है। तो एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पर एक अपथ्रस्ट तो लग ही रहा होगा, साथ में एक mg भी लग रहा होगा, और यहाँ पर अगर ये टिका हुआ है यानी क्या, इन दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं, mg इज इक्वल टू अपथ्रस्ट है, ठीक है। अब mg की वैल्यू क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू रो ऑफ सॉलिड इंटू जी, और अपथ्रस्ट क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इंटू में रो ऑफ फ्लूइड, ठीक है, इंटू में जी, जी और जी कैंसिल ही कर दो। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमें रो ऑफ एस निकालना है ना, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है कितना, देखो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लेते हैं, और पूरी लेंथ देखो क्या होगी, L/4 प्लस 3L/4 दोनों को ऐड करेंगे तो L हो जाएगा ना, तो A इंटू एल हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख सकते हैं, इंटू रो एस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो वाटर है इसका वॉल्यूम क्या होगा, देखो ये वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड नहीं पूछा है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, तो वो तो इतना ही पार्ट डिस्प्लेस कर रहा है ना जितना वॉल्यूम सबमर्ज्ड है सॉलिड का, तो वो हो जाएगा क्या, ये L/4 लेंथ इंटू में एरिया, L/4 इंटू में एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, और रो ऑफ वाटर या फ्लूइड जो है वो 10⁻³ है, ठीक है। अब देखो AL कैंसिल हो गए, तो रो एस की वैल्यू आ जा रही है 10⁻³ ठीक है। तो ये हो गया 1000/4 और ये हो गया 250, है ना, 250 kg/m³, तो रो ऑफ सॉलिड इतना आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में कह रहा है एन आइसबर्ग 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब floats on sea water 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ आइस विच इज विजिबल टू ए शिप अबव सी लेवल। तो एक सी लेवल दिया हुआ है, ठीक है, और एक आइसबर्ग है बड़ा सा, ऐसा कुछ होता है ना आइसबर्ग, बहुत अंदर में बहुत गहरा होता है, ऊपर में बहुत छोटा सा हिस्सा दिख रहा होता है, तो एक आइसबर्ग है जिसकी डेंसिटी जो दी हुई है वो 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दी हुई है, और जो सी वाटर है उसकी डेंसिटी जो है, वाटर की डेंसिटी 1.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ आइस विच इज विजिबल टू द शिप अबव द सी लेवल। तो अगर मान लो इसका एक्स हिस्सा बाहर है और जो वाई हिस्सा है वो अंदर है, ठीक है, और इसको एक तुम ऐसे मान लो एक तरह का रेक्टेंगल ही है ये, ठीक है, और एरिया अगर सेम मान के चलो, तो अपथ्रस्ट कितना लग रहा होगा, अपथ्रस्ट की वैल्यू हो जाएगी जो वॉल्यूम फ्लूइड का डिस्प्लेस हुआ है साथ में रो ऑफ फ्लूइड इंटू में जी,
अच्छा, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो होगा वो होगा एरिया इनटू में वाई, राइट, जो डिस्प्लेस हो रहा है। और रो ऑफ फ्लूइड जो होगा ये रो ऑफ वाटर के बराबर होगा 1.1। हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ही छोड़ देते हैं अभी फिलहाल के लिए, बिकॉज ये दोनों चीज़ दोनों साइड से कट जाएंगी। इनटू में जी, ठीक है। अब हम देखते हैं जो वेट लग रहा है वो कितना होगा। तो जो वेट की वैल्यू आएगी वो आएगी पूरा वो एक्स प्लस वाई लेंथ इंटू में एरिया, ए इंटू एक्स प्लस वाई, ये वॉल्यूम बन जाएगा पूरे सॉलिड का, पूरे आइसबर्ग का, राइट। और इस आइसबर्ग का जो खुद का डेंसिटी दिया हुआ है 0.9 दिया हुआ है, 0.9 इंटू जी। अब ये ऐसे इक्विलिब्रियम में है, फ्लोट कर रहा है, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इक्वेट कर देते हैं U इज इक्वल टू डब्ल्यू को। तो ए वाई 1.1 जी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई 0.9 जी। जी से जी कैंसिल हो गया, ए वाई, अच्छा ए वाई नहीं कैंसिल होगा, ए से ए कैंसिल होगा। तो वाई 1.1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू 0.9। वाई 1.1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई 0.9, ये आ रहा है। तो ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। 1.1 वाई इज इक्वल टू 0.9 एक्स प्लस 0.9 वाई, ठीक है। ये 0.9 वाई यहाँ पे आएगा तो ये हो गया 0.2 वाई इज इक्वल टू 0.9 एक्स, ठीक है। अच्छा और हमें क्या चाहिए, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ आइस विच इज विजिबल। जो आइस विजिबल है, यानी आइस का ये वाला हिस्सा विजिबल है, एक्स अपॉन में एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्या होगा, देखो अगर हम लोग एक्स बाई वाई लिखें तो एक्स बाई वाई की वैल्यू आ रही है 0.2 अपॉन 0.9, ये आ रही है ना। और हमें क्या चाहिए, एक्स अपॉन में एक्स प्लस वाई चाहिए, बिकॉज टोटल हिस्सा जो है उसका सिर्फ वो वाला फ्रैक्शन जो आइस का है ऊपर अबव द सी लेवल। तो अगर हम लोग दोनों को या यूं कह लो +1 कर दोनों साइड यहाँ पे इसी इक्वेशन में, एक्स प्लस वाई +1 और 0.2 अपॉन 0.9 +1 ऐसा कर दो, तो ये क्या हो गया 0.11 है ना, नहीं ये हो जाएगा सॉरी 1.1 अपॉन में 0.9, और यहाँ क्या हो गया एक्स प्लस वाई अपॉन में वाई हो गया, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया यहाँ से, y अपॉन एक्स प्लस वाई जो आ रहा है, y अपॉन एक्स प्लस वाई आ रहा है 0.9 अपॉन में 1.1, ठीक है। यानी कि ऐसा लिख सकते हैं 9/11, यानी जो हिस्सा सबमर्ज्ड है उसका रेशियो, उसका फ्रैक्शन आ जा रहा है 9/11। तो x अपॉन में x प्लस वाई क्या हो जाएगा 2/11 हो जाएगा, है ना, सिर्फ 2 हिस्सा बाहर रहेगा। तो 2/11 आंसर है, सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आइस विच इज प्रेजेंट इन वाटर टू ऑयल इक्विलिब्रियम। तो अब यहाँ देखो 3 लेयर हैं, एक तो इस कंटेनर में ऊपर में एक ऑयल का लेयर है, ठीक है, जिसका डेंसिटी दिया हुआ है, और ये आइस का टुकड़ा है जो कि इन दोनों लेयर्स के बीच में कहीं पे फ्लोट कर रहा है। नीचे वाटर है इस लेयर में, और इससे ऊपर वाले में ऑयल है, और इन दोनों में कुछ हिस्सा जो है ऑयल में है, कुछ हिस्सा वाटर में है। तो पूछा है कि कुछ जितना लेंथ आइस का वाटर में होगा और जो ऑयल में होगा उसका रेशियो चाहिए। मान लो वाटर में जो है वो x है हिस्सा, और ऑयल में जो हिस्सा है वो y है, तो हमें x/y चाहिए। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब देखो इसके फ्लोट करने की कंडीशन क्या है, इसका खुद का वेट और इस पर अपथ्रस्ट लग रहा होगा। अब अपथ्रस्ट जो लग रहा होगा वो दोनों के कारण होगा। जो अपथ्रस्ट होगा ना वो एक ऑयल के कारण होगा अपथ्रस्ट, और एक वाटर के कारण, बिकॉज दोनों में वो लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है ये आइस। ऑयल का भी कुछ हिस्सा, ऑयल का भी कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रहा है और वाटर का भी कर रहा है। तो जो ऑयल का अपथ्रस्ट होगा वो क्या होगा, जो वॉल्यूम ऑयल का डिस्प्लेस हुआ है वो इनटू में रो ऑफ ऑयल इनटू में जी, और वाटर का जो वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस हुआ है इनटू में रो ऑफ वाटर इनटू में जी, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ ऑयल क्या होगा जो डिस्प्लेस कर रहा है, देखो y इंटू में अगर क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लो तो y इंटू ए होगा, इंटू रो ऑफ ऑयल दिया हुआ है 0.8 इंटू जी, प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना डिस्प्लेस कर रहा है x इंटू ए, और रो ऑफ वाटर क्या होगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो यहाँ 1 रख देते हैं, इंटू में जी, ठीक है। ये अपथ्रस्ट हो गया, टोटल अपथ्रस्ट।
ठीक है। अच्छा, अब वेट क्या लग रहा होगा? वेट की वैल्यू होगी जो टोटल x प्लस वाई लेंथ है, इसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ गया इसका, इनटू में g। ठीक है। वेट सॉरी, ये कितना आ गया? अच्छा, एक चीज़ हमने मिस कर दी यहाँ पे, ये आ गया वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, राइट। वॉल्यूम को हम लोग डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रो ऑफ आइस हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, रो ऑफ आइस, और तब जी, तब हमें मिलेगा वेट ऑफ दिस आइस। अब देखो x प्लस वाई इंटू ए, रो ऑफ आइस दिया हुआ है 0.9। अब हम लोग कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज सारी यूनिट सेम है, इक्वेट करेंगे तो कट ही जाएगा, इंटू जी। ठीक है, तो ये वेट आ गया। अब इस वेट को इस सबसे के बराबर रख दो, तो x प्लस वाई ए इंटू 0.9 जी इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो क्या हो सकता है, a कॉमन ले ले, ए जी कॉमन ले लो, तो यहाँ 0.8y आ गया, प्लस यहाँ x रह गया। ठीक है, a और g कैंसिल, a और g कैंसिल, तो ये 0.9x प्लस 0.9y इज इक्वल टू 0.8y प्लस x, ऐसा इक्वेशन बन रहा है ना। तो अब अगर ये देखें 0.9y 0.8y को इधर ले आते हैं एक साइड, तो ये 0.1y हो गया, और यहाँ पर या फिर ऐसा करो, हाँ सॉरी, 0.8y इधर आएगा तो 0.1y हो जाएगा, करेक्ट। और यहाँ क्या छूट रहा है, x प्लस वाई इंटू ए इंटू 0.9, 0.8y, और ये x रह गया, तो ये x, अच्छा ठीक तो है, x माइनस 0.9x, ये इधर जाएगा ना, तो x माइनस 0.9x हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या बच रहा है, 0.1x बच रहा है, 0.1 कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू x आ गया, यानी जितना हिस्सा वाटर में है उतना ही हिस्सा ऑयल में है। ठीक है, तो जो रेशियो चाहिए x बाई वाई को, तो 1/1 ही आएगा ना, तो डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।